चलो, हेलो हेलो, चला जाऊँ। तो समझो पहले कि पहला चैप्टर में दिया क्या है, ठीक है। क्या दांत फाटी है रे। ओफ, चल ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि पुनर्जागरण मतलब क्या होता है। चल बताओ, कौन बताएगा पुनर्जागरण मतलब क्या होता है? बताओ, पुनर्जागरण मतलब क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ, पुनर्जागरण मतलब पुराने तौर तरीकों को भुलाकर नए तौर तरीके बनाना। क्या कहलाता है? नए तौर तरीके को अपनाना क्या कहलाएगा? पुनर्जागरण कहलाएगा, ठीक है। देखो, किताब का पहला पन्ना खोलेगा सब, तो सबसे पहले लिखेगा, नीचे में ध्यान देगा, सब तो लिखा हुआ है पुनर्जागरण, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुआ था, कहाँ से हुआ था बताओ? इटली से। अगर पूछेगा किस महादेश से हुआ था, तब यूरोप महादेश से हुआ था, ठीक है। और पूछे कि कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में। समझा रहे हैं? तो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी 15वीं शताब्दी से, यूरोप से, इटली से हुआ था, ठीक है। समझ आइए ना। 15वीं शताब्दी मतलब क्या होता है? कितना सन की बात कर रहा है? 15वीं शताब्दी मतलब कितना सन? देखो, जब भी शताब्दी बोले, जितनी भी शताब्दी बोले, उससे पहले का ईयर रहता है। जैसे अगर 15वीं शताब्दी बोल रहा है तो 1401 से लेकर 1499 तक, समझे ना। यानी अभी कौन शताब्दी चल रहा है बताओ? यानी अभी कौन सी शताब्दी चल रहा होगा? बक 21वीं शताब्दी चल रहा है गधा। देखो, जैसे 2000 को तुम क्या बोलोगे? 2000 बोलोगे? 2000 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 2000 को 2000 बोलोगे तो 2000 चल रहा है ना, 2023 चल रहा है, यही नहीं चल रहा है 2023 या 2023, है कि नहीं है? तो अभी 20वीं चल रही है, तो 20वीं जब चल रही है तो उसको 21वीं शताब्दी बोलेंगे। और ये 20वीं खत्म कब होगा? खत्म होगा 2023 चल रहा है, उसी तरह 24-25 आते हैं तो 2099 आएगा, उसके बाद 2100 हो जाएगा, हो कि नहीं होगा 2100? जब 2100 होगा तो उसको बोलेंगे 22वीं शताब्दी। क्या बोलेंगे? 22वीं शताब्दी। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। तो जब भी लिखा रहे शताब्दी, यानी कि लिखा हुआ है 15वीं शताब्दी, इसका मतलब है कि 1401 से लेकर 1499 तक की बात की जा रही है। उस समय पूरे यूरोप में बहुत कुछ चेंज हो रहा था, बहुत कुछ बदल रहा था। जैसे लोग पुराने कल्चर को छोड़ के नए कल्चर की तरफ बढ़ रहे थे, लोग आधुनिकरण की तरफ बढ़ रहे थे। आधुनिकरण मतलब होता है अब नया नया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे थे, लोग खोज कर रहे थे, नई नई मशीन बना रहे थे। जितना ये आइंस्टीन, हिटलर वगैरह, ये हिटलर बोल रहा है, ये न्यूटन वगैरह का पढ़ते हैं हम लोग, ये सब यूरोप का ही था सब, समझ रहे ना, सब यूरोप के ही था सब। और खासकर जब आगे पढ़ा जाएगा तो उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे वो अपना मतलब वैज्ञानिक खोज कैसे कैसे किया, ठीक है। तो पुनर्जागरण मतलब होता है, सिंपल समझो, कि पुराने जितने भी तौर तरीके हैं या पुराने रीति रिवाज जो भी आपका रहा, उसको चेंज करके अब नए मॉडर्न युग में आ गए, नए तरीका से अपना करने लगे, उसको क्या बोलेंगे? पुनर्जागरण बोलेंगे, ठीक है। यानी पुराने तौर तरीकों को छोड़कर नए तौर तरीकों को अपना लेना क्या कहलाता है? पुनर्जागरण कहलाता है, समझे। अब चले अगला पेज पर। अगले पेज पर देखोगे तो हेडिंग लिखा हुआ है खोजी यात्राएं। खोज यात्राएं मतलब क्या होता है बताओ? खोज यात्राएं मतलब, खोज यात्रा मतलब खोज करना, यात्रा करके खोज करना। सिंपल, खोज मतलब खोज करना, यात्रा मतलब यात्रा, सिंपली बात है कि नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखे हुए कोलंबस और दूसरा लिखे है वास्को डी गामा। ये दोनों का नाम काफी ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? कोलंबस क्या किया था? कोलंबस किया था अमेरिका का खोज, अमेरिका के जो जगह है उस जगह का खोज किया था। लेकिन वो क्या अमेरिका खोज करने गया था? नहीं, वो खोज करने गया था भारत की, ठीक है, समझा है ना। लेकिन गलती से उसको मिल गया क्या? अमेरिका, ठीक है। विश्व मानचित्र देखोगे, जब विश्व का मैप देखोगे तो यूरोप से जो महासागर क्रॉस करके आता है, सो कौन सी महासागर है? नहीं, यूरोप के बाद कौन सी बड़ी महासागर है? अटलांटिक महासागर है बीचों बीच में। तो अटलांटिक महासागर को क्रॉस करके जब पहुंचा, कहां पहुंचा? अमेरिका में पहुंचा, तो उसको लगा ये भारत है, समझ रहे ना, ये जगह उसको लगा भारत है। क्योंकि वहां के लोगों का जो जो जानता था कि वहां के लोगों का जो कलर होगा थोड़ा सा ब्लैकी टाइप का कलर होगा, रेड टाइप का कलर होगा, समझ रहे ना। वो पहले से जानता था कि भारत के लोग का थोड़ा सा सांवले हैं, रेड टाइप के हैं, समझ रहे ना। तो उस जगह का जब गया, वहां पर देखा वहां के आदमी भी उसी तरह ब्लैक टाइप का दिख रहा था, तो उसको लगा भारत ही है, ठीक है, समझ रहे ना। लेकिन बाद में पता चला कि भारत नहीं, दूसरा जगह है, समझ आए हम। तो अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस ने। लेकिन अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? उसके नाविक था उसके साथ जो गया था, क्या नाम था? अमेरिगो, अमेरिगो नाम था, उसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, समझे ना। उसके बाद फिर बाद में वास्को डी गामा, जो भी लगा था सिंपल। अच्छा ये बताओ, मान के चलो कि ये सब खोज कर रहे थे,
इनको खोज करने की जरूरत क्यों थी? काहे ला खोज रहा था जगह जगह ये? नहीं, किसी भी दुनिया में अलग अलग जगह, जैसे भारत को भी खोजना हो या किसी भी जगह को खोजने की जरूरत ही क्यों पड़ रहा था इनको? क्यों खोज रहा था? व्यापार करने के लिए खोज रहा था गधा, जान सकते। मतलब सिंपल, मान के चलो कि कोई अपना बिजनेस किया, एक जगह बिजनेस किया, बिजनेस वहाँ उसका बढ़िया से चल गया, तो दूसरी जगह करेगा, अपना ही सिटी में दूसरी जगह करेगा। उस सिटी में खूब बढ़िया चल गया, तो अब इस सिटी से निकल कर दूसरे स्टेट में जाएगा, है कि नहीं? बड़े सिटी में जाएगा, उसके बाद स्टेट में जाएगा, स्टेट से यानी राज्य से निकल कर दूसरे देश में जाएगा। अब मान के चलो इंडिया से निकल कर जाओगे दूसरे देश में, अपना कोई भी बिजनेस खड़ा करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो बिजनेस जब उन लोगों को यूरोप में बहुत तेजी से बढ़ने लगा, ये बढ़ा कब? जब उन लोगों का औद्योगिकरण हुआ, जब वो उनका पुनर्जागरण हुआ, जब बड़े बड़े मशीन बनने लगे, नए नए मशीनों का आविष्कार होने लगा, तो जाहिर सी बात है उनका जो जितने भी बिजनेस था वो धीरे से बढ़ने लगा, धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो जब वो बढ़ने लगा तो अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए नए नए जगह की चाहिए, है कि नहीं है? मान के लो तुम सामान बना रहे हो तो उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उन लोग अपना लोकल सिटी में पूरा छा गया था, लो पूरा बेच चुका था, लो अपने देश में बेच चुका था, लो पूरे यूरोप में बेच चुका था, लो तो अब दूसरी महादेश में जाएगा लो कि नहीं जाएगा? लो दूसरे जगह जाएगा लो कि नहीं जाएगा? लो जो फैक्ट्री लग रही है, बड़े बड़े मशीन लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब दूसरे जगह जाना है तो पहले पता करना पड़ेगा ना भैया जाने का रास्ता कैसे है, समन्वय कैसे भेजेंगे, कैसे जाएंगे, वहां पर पता रहना चाहिए कि नहीं पता रहना चाहिए? तब जाकर वहां पर बेचेगा लो, है कि नहीं है? तो खोज करने का मेन कारण यही था कि उनके औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो रही थी यूरोप में। पूरी दुनिया में सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत वहीं से हो रही है, पुनर्जागरण की शुरुआत वहीं से हो रही है, समझ रहे ना? बड़े बड़े पूंजीपति वहीं से बनना शुरू हुए, समझ आए कि नहीं समझ आया? तो जाहिर सी बात है कि अपने सामानों को बेचने के लिए नए नए जगहों को खोज करना था। इसी वजह से वहाँ के जितने भी यूरोप वासी थे वो सबको काम दिए कि तुम जाओ खोजने, जो भी नाविक था कि भाई तुम जाओ खोजने। उसी में कोलंबस आया खोजने के लिए, उसी में वास्को डिगामा आया खोजने के लिए, अलग अलग आएंगे, अब अलग अलग जगहों को खोज करेंगे। अब समुद्र में निकलेंगे, जिसको जहाँ जगह मिल गया वहाँ पे मिल गया। लेकिन भारत में ही आना चाहता था लोग बहुत, कोई क्यों? बहुत सारे ऐसे व्यापारी भारत में आना चाहते थे लोग। देखो वास्को डिगामा भारत में आता कब है? 1498 में आता है। 1498 में ये बताओ, पहले से इतिहास बहुत सारा पढ़ चुके हो, ठीक है? तो ये बताओ 1498 के समय में भारत में कौन होगा? कौन होगा 1498 में? मुगल आने वाला होगा, यानी दिल्ली सल्तनत का चल रहा है। मुगल तो 1526 में आ जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध से। किससे लड़ाई हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी से हुआ था, लोदी वंश का, ठीक है? उससे पहले दिल्ली सल्तनत चल रहा था, यानी लोदी वंश चल रहा था कि नहीं चल रहा था? यानी जब ये लोग पुर्तगाली लोग जब भारत में आते हैं, यानी वास्को डिगामा जब भारत में आता है, तो उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? दिल्ली सल्तनत का, यानी मुस्लिमों का शासन चल रहा था। कि नहीं चल रहा था? तो मुस्लिम जो शासक थे वो लोग आए कहाँ से? अफगान से थे, अरब से थे, तुर्क से थे, यही सब थे ना। तुर्क से आए थे, अफगान से, और ये क्या बोलते हैं, अरब वगैरह देशों से आए थे, यही सब आए ना। देखो छठा क्लास में प्राचीन में पढ़ चुका लो, 7वां क्लास में मध्यकालीन में यही सब दिया है, 8वां क्लास में ये दिया हुआ है आधुनिक जो शुरुआत हुआ पहला चैप्टर, समझ रहे किस बारे में? तो पहले जैसे तुम लोग समझा है सब कि दिल्ली सल्तनत जो काल था वो यहाँ पर शासन कर रहा था। भारत में मुस्लिमों का शासन शुरू हो गया 712 से ही। 712 से ही सबसे पहले कौन आ गया था? मोहम्मद बिन कासिम आ गया था, है कि नहीं है? उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना कब हो जाती है? 1206 में। कब होता रही? 1206 में। कौन करता है? 1206 में बाबर करेगा भैया। कौन करेगा? गुलाम वंश की स्थापना कौन करेगा? रही कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा, ठीक है, समझ? तो देखो ध्यान से, ये लोग जो थे ना, ये उस समय मुस्लिमों का शासन भारत में था। तो जाहिर सी बात है ये मुस्लिम जो थे ना पूरी तरह से भारत में अपना विस्तार कर चुके थे, फैल चुके थे, बहुत सारे क्षेत्रों का कब्जा कर चुके थे। तो यूरोप वासियों को जमीन के रास्ते आने के लिए कोई चांस नहीं था। कारण क्या था? अगर जमीन के रास्ते से आते ना तो सारा मुस्लिम कंट्री उन लोगों को क्रॉस करके आना पड़ता, समझ रहे ना? और मुस्लिम कंट्री वाले उनको आना ही नहीं देते थे, क्योंकि मुस्लिम कंट्री खुद भारत में थे और भारत में अपना व्यापार कर रहे थे, भारत में आराम से शासन कर रहे थे, यहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए थे। तो किसी भी दूसरे को इस रास्ते से आना ही नहीं देते थे। तो उनके पास मात्र एकमात्र विकल्प था, किस रास्ते से जाने के लिए? समुद्र के रास्ते से जाने के लिए। इसीलिए समुद्र में खोज होना शुरू हो गया। सब कोई समुद्र के रास्ते खोज कर रहा था नया नया जगह पर जाने के लिए, समझ रहे ना? उसी तरह वास्को डिगामा भी जानता था कि भारत एक बहुत संपन्न देश है, वहां जाना है, लेकिन जमीनी रास्ते से वो नहीं आ सकता था। तो मजबूरन उसको किस रास्ते से आना था? समुद्र के रास्ते से आना था, समझ रहे? क्योंकि जमीनी रास्ते में कौन शासन कर रहे थे? उस समय मुस्लिमों का शासन था। और उस समय उस्मानिया सल्तनत, ये जो अर्तुगरुल गाजी हाबी जाबी जो देखता है सब सीरियल, उसी में वो सब पूरा डिटेल में दिखाया गया, समझ? उस्मानिया सल्तनत जो दिखाया है वो रियल में था, समझ? तुर्क में था पूरा, समझे ना? तो समुद्री के रास्ते आता है, कौन आता है? वास्को डिगामा। कब आता है? 1498 में आता है।
लेकिन वो जब 1498 पहुंचता है तो भारत में वो डायरेक्ट पहुंच गया। कहाँ पहुंचा वो? केप ऑफ गुड होप। ये कहाँ है केप ऑफ गुड होप? ये कहाँ है? इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर महासांतरीप या केप ऑफ गुड होप। क्या कहाँ है? अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु। अफ्रीका जो पूरी महादेश है उसका दक्षिणी बिंदु है, क्या है? केप ऑफ गुड होप बोलते हैं या उत्तर मासा अंतरिप उसको बोलते हैं, समझ रहे ना? दो गना में हिंदी में उत्तर मासा अंतरिप बोलेंगे या केप ऑफ गुड होप बोलेंगे, समझ रहे ना? वहां पर वास्को डी गामा पहुंचता है। वहां से आगे जाने का रास्ता उसको नहीं पता था। वहां तक कैसे पहुंच गया? क्योंकि उसकी जगह की खोज कौन कर चुका था पहले से ही? बार्थोलोम्यू डियाज। वो भी यूरोप का था और वो उस जगह की पहले ही खोज कर चुका था। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, समझ रहे ना? इसी वजह से वहां पर आसानी से पहुंच गया। कौन पहुंच गया? वास्को डी गामा जो है आसानी से केप ऑफ गुड होप पहुंच गया। जो दक्षिण अफ्रीका जो है यानी पूरी अफ्रीका महादेश उसका एकदम दक्षिणी बिंदु देखेंगे, दक्षिणी बिंदु यानी नीचे एकदम वहां देखेंगे तो वहां पर जो द्वीप है या जो बंदरगाह है उसी को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, समझ रहे ना? वहां पहुंच गया, लेकिन उससे आगे जाने का रास्ता उसको नहीं पता था। उससे आगे कैसे आ गया वो? वहां पर एक व्यापारी था जो गया था वहां पर घूमने के लिए, किसी भी काम से वहां पर गया था। वहां भेंट हो जाती है उस व्यापारी से, ये वास्को डी गामा का, ठीक है? वहां पर बैठ के बात कर रहा था लो, तब ये व्यापारी से भेंट हो जाती है। व्यापारी कहाँ का था? व्यापारी का था भारत का, वो था, समझ ना? अब वही व्यापारी वास्को डी गामा को लेके आ जाता है कहाँ पे? भारत में लेके आ जाता है। लेकिन भारत में किस जगह पर सबसे पहले आते हैं? कालीकट में आते हैं। कहाँ है कालीकट? केरल में है कालीकट का ये बंदरगाह, केरल में है। आज वो केरल का बंदरगाह को कालीकट बंदरगाह कहा जाता है, समझे ना? वहां पहुंचता, वहां राजा कौन थे? राजा जमोरिन या जमोरियन, समझे ना? उनका बहुत बढ़िया स्वागत करते, ढेर स्वागत, कुछ ज्यादा ही स्वागत कर देते हैं, जो उतना स्वागत नहीं करना चाहिए, कुछ ज्यादा ही स्वागत कर देते हैं। और जाते वक्त उसको बहुत सारा सामान देते हैं, जो सामान बेचने के बाद उसे कितना फायदा होता है? 60 गुना फायदा होता है। इसी चीज को जब आइएगा लोग बात आगे पढ़ना होगा तो पूरे डिटेल में पढ़ना होता है। अभी जितना शॉर्ट कर दिया है 8 क्लास के लिए उतना ही समझिए, ठीक है? अब आइए आगे लिया हुआ, आगे क्या लिखा हुआ है? पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। इसका मतलब क्या होता है? औद्योगिक क्रांति मैंने क्या होता है बताओ? औद्योगिक क्रांति मैंने क्या होता है? उद्योग धंधा बहुत ज्यादा बैठने लगा, समझ रहे ना? जैसे मान के चलो कि अब मैंने यहाँ लगातार फैक्ट्री बैठने लगे बहुत सारा, तो नहीं बोलेगा कि औद्योगिक क्रांति आ गया है। मैंने इसकी क्रांति मतलब होता है किसी का एक युग चल गया, समझ रहे ना? जैसे शिक्षा क्रांति, सब कोई पढ़ने की एकदम पढ़ने लगा, समझ रहे ना? तो बोलेगा शिक्षा क्रांति। जैसे हरित क्रांति चला, हरित क्रांति में क्या गेहूं चावल वगैरह ये सब था, उसकी फसल बहुत तेजी से बढ़ने लगी, समझ रहे ना? तो क्रांति मतलब होता है वो कार्य बहुत तेजी से होने लगा। तो औद्योगिक मतलब होता है उद्योग, उद्योग बहुत ज्यादा लगने लगा तो उसको बोला गया औद्योगिक क्रांति। और उद्योग इतना ज्यादा लगने लगा कि सामान प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होने लगा और प्रोडक्ट को बेचने के लिए व्यापार की जरूरत थी। और उसी व्यापार की वजह से तो जगह खोजना शुरू किया लो, इसीलिए तो खोज यात्रा शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तो उद्योग बहुत ज्यादा से ज्यादा लगना क्या कहलाता है? औद्योगिक क्रांति कहलाता है। अब ये पूंजीवाद या औद्योगिक क्रांति, इसकी शुरुआत कब हो रही है? पूंजीवाद की शुरुआत हो रही है, यानी पूंजीवाद मतलब पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना, समझ रहे ना? पूंजीपतियों का मतलब ज्यादा से ज्यादा पूंजीपति पैदा होने लगे। पूंजी मतलब पैसा, है कि नहीं है? तो अधिक से अधिक पैसा कमाना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, इस तरह का विचार जब मन में आने लगा यूरोपवासी को, तो उसी भावना क्या बोला गया? पूंजीवाद की भावना। ये शुरू कब हो जाती है? 15वीं शताब्दी से, जब उनकी पुनर्जागरण हो जाती है। 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण होता रही। तो पुनर्जागरण जब हो गया तो उनका दिमाग अब सेट हो गया कि अब हमको मैंने पैसा खूब कमाना है। तो नए नए आविष्कार होने लगा, नई नई फैक्ट्री लगने लगी। अब उसी को क्या कहा गया? मशीनीकरण कहा गया। मशीन बहुत ज्यादा लगने लगा। इसकी शुरुआत कब हो रही है? 18वीं शताब्दी में, यानी 15वीं शताब्दी में उनकी पुनर्जागरण हो जाती है और तेजी से फैक्ट्री लगना शुरू हो जाता है। और 18वीं शताब्दी तक आते आते औद्योगिकरण या मशीनीकरण पूरा छा जाता है कि नहीं है? तो पूछेगा औद्योगिकरण की शुरुआत कब से हुआ? 18वीं शताब्दी से। और वही पूंजीवाद की शुरुआत 15वीं शताब्दी, या पुनर्जागरण की शुरुआत 15वीं शताब्दी से हो गया था। अब नीचे लिखा हुआ है उपनिवेश या साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद माने क्या होता है? अच्छा सिंपल बताओ, उपनिवेश माने क्या होता है? उपनिवेश मतलब क्या होता है? सिंपल समझो, उपनिवेश मतलब होता है गुलाम, है ना? अब मान के चलो किसी बड़े देश द्वारा या ताकतवर देश द्वारा किसी छोटे देश को कब्जा कर लिया, तो वो छोटका देश उस बड़े देश का क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा या गुलाम कहलाएगा, समझ ना? उसी को इंग्लिश में कॉलोनी बोलता था लो, समझ ना? कॉलोनी बोलता था लो, समझे ना? अंग्रेज बन, जैसे अंग्रेज क्या किया लो, अंग्रेज उस समय ताकतवर था, उस समय के समय में बड़ा देश था। उस ताकतवर देश के द्वारा यानी अंग्रेजों द्वारा भारत पर कब्जा कर लिया गया, ठीक है? बाद में कब्जा कर लिया गया। वो कब्जा हुआ जगह यानी हमारा भारत उस समय के लिए अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था या उपनिवेश था कि नहीं? उपनिवेश था। और ये जो भारत जो था उपनिवेश था, तो वही अंग्रेजों उसको भारत को क्या बोलते थे? कॉलोनी बोलता था। उसी तरह अमेरिका जो
अंग्रेज जो था सब सिर्फ भारत पर ही कब्जा किए थे, लेकिन बहुत सारे देश पर कब्जा किए थे, बहुत सारे देश पर कब्जा किए है कि नहीं, ढेरों देश पर कब्जा किया था लोग। तो जिस जिस देश को कब्जा किया होगा वो सारे देश क्या कहला रहे होंगे, उपनिवेश कहला रहे होंगे, है कि नहीं है। सारे देश उसका क्या था, उपनिवेश था या कॉलोनी था उसका। अब इस तरह का विचार जब उन लोग के दिमाग में आने लगा, अंग्रेजों के दिमाग में आने लगा कि भैया हम लोग अब क्या करते हैं, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए या अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए जगह को कब्जा कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह की भावना क्या कहलाई, उपनिवेश की भावना कहलाई। अब होता है साम्राज्यवाद। अब ये साम्राज्यवाद माने क्या होता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना क्या कहलाएगा, साम्राज्यवाद कहलाएगा। तो उन लोगों का साम्राज्य था जगह कब्जा करना, तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो क्या कहलाएगा, साम्राज्यवाद। मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना साम्राज्यवाद कहलाता है। समझ आएगी, नहीं समझे। अब नीचे लिखा हुआ है अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। ये 10th क्लास में मैट्रिक में पढ़ना पूरा डिटेल में बढ़िया से। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और दोनों फ्रांसीसी क्रांति, सर ना दोनों के बारे में पढ़ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसे थोड़ा सा बता रहे हैं, समझो थोड़ा सा समझो। सर ना अमेरिकी क्रांति में क्या हुआ था, जैसे कि भारत में जैसे अंग्रेजों हम लोग को गुलाम बनाए थे ना, उसी तरह अमेरिका भी गुलाम था, अंग्रेजों का ही गुलाम था अमेरिका भी, समझे ना। लेकिन अमेरिका के लोग तनी जल्दी होशियार हो गए। होशियार का हो गया, जो कब्जा किया हुआ था ना वह अमेरिका ये ब्रिटेन से बगावत कर दिया। जैसे मान के चलो हमारे यहाँ जो कब्जा करने आया था अंग्रेज यहाँ पर रहा लो, अंग्रेज ही क्या करता लो, ब्रिटेन से अपना नाता तोड़ देता लो और यहीं के निवासी बन जाता लो, तो खत्म हो जाता, हो जाता कि नहीं खत्म, तो अंग्रेज भाग जाता लो, है कि नहीं। आज जो रहता यहीं के निवासी देता। सेम वही हुआ अमेरिका में। अमेरिका में जो अंग्रेज कब्जा किया था लो ना, वो अंग्रेज ब्रिटेन से अपना नाता तोड़ दिया लो। बोला लो कि के जाएगा बार बार टैक्स दो, ये सामान दो, वो सामान दो, उससे अच्छा है कि अमेरिका को अपने देश से बना लेते हैं, समझ रहे ना। अंग्रेज वाला सोच से पत्ते काट दिया लो, समझे ना। तो उसी यही जब सोच उनके अंदर विकसित होने लगा अमेरिका में, तो धीरे धीरे एक क्रांति में बदल गया, लड़ाई में बदल गया, समझे ना। लड़ाई में बदल गया। वो लड़ाई शुरू हुई थी बोस्टन टी पार्टी से, समझे ना। बोस्टन एक बंदरगाह है अमेरिका में, वहां पर चाय गया था, चायवा को उठा के फेंक दिया लो। वो 10वां क्लास में डिटेल में पढ़ाना है। वहीं से क्रांति शुरू हुई। उसी कहा जाता है कि अमेरिका में क्रांति की शुरुआत हुई थी बोस्टन टी पार्टी से, समझे ना। तो अमेरिका में जो ये क्रांति हो रहा था ना, तो उस समय क्रांति में फ्रांसीसी सेना उसका साथ दे रहा था, समझ ना। फ्रांसीसी सेना क्या कर रहा था, उन लोगों का साथ संग लड़ रहा था। किसके साथ, अंग्रेज के कि अमेरिका के संग है, अमेरिका के संग साथ में रहा था और अंग्रेजों को मार मार के भगा रहा था लोग, ठीक समझ रहे ना। जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया, जब अमेरिका आजाद हो गया, तो यही सोच जो सैनिकों देखा था लोग कि अमेरिका कैसे आजाद हुआ, जब वापस वो अपने देश में गया सब, समझ रहे ना। जब वो वापस अपने देश में जाता लो, कहाँ पे जाता लो, फ्रांस में। फ्रांस के सैनिक था लो, फ्रांस में अपने वापस जब जाता लो वहां पर, तो वो अपने देश में भी राजा से बोलता लो कि भैया स्वतंत्र, क्योंकि फ्रांस उस समय राजतंत्र चल रहा था, राजा का शासन था। तो बोला लो कि भैया अब ये फ्रांस में जो राजतंत्र चल रहा है इसको हटाया जाए, इसको खत्म किया जाए, समझे यार। क्योंकि वो स्वतंत्रता देखा था लो, अमेरिका का संघर्ष देखा था लो, तो फ्रांस में भी संघर्ष शुरू हो गया। किसके लिए, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो वही अमेरिकी और स्वतंत्र, ये क्या बोलते हैं इसको, फ्रांस की क्रांति कहते हैं। वो डिटेल में 10वां क्लास में जब आइएगा, 10th में आइएगा, तो बहुत डिटेल में इसको समझना है, एक एक पॉइंट समझना है कि कौन लड़ा, कैसे लड़ा, सबके बारे में, समझे ना। आगे आइए, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से होता है, 1750 से। ये बताओ प्राचीन काल का कब से कब तक माना जाता है, शुरू से लेकर 750 तक क्या माना जाता है, प्राचीन काल। 750 से लेकर 1750 तक क्या माना जाता है, मध्यकाल माना जाता है। 1750 के बाद आधुनिक काल माना जाता है कि नहीं। ये 3 कालखंडों में इतिहासकार इसको बांटे हैं, पहले ही बता चुके हैं। शुरू से अगर पढ़ेंगे, अब शुरू जहां से भी पढ़िए, समझ ना, शुरू से पढ़िए, वहां शुरू से पढ़ते आइएगा 750 तक। अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा दिया हुआ, उसमें उतना सोचने की जरूरत नहीं है। मान के चलो अमूमन 750। क्यों 750 तक, क्योंकि 712 में आ जा रहा मोहम्मद बिन कासिम, आ रहा कि नहीं आ रहा भारत में। उससे पहले हिंदू शासक था भारत में, थे कि नहीं थे। तो भारत में लगभग 700 या 750 तक, 750 ईस्वी तक, है ना, इस काल को प्राचीन काल कहा गया, है कि नहीं है। जिसको डिटेल से समझे लो, हम लोग पढ़ चुके हैं लो। उसके बाद 700 या 750 से लेकर चलेंगे कहां तक, ये 1750 तक, तो क्या आ जाएगा, मध्यकाल। 1750 तक क्यों, क्योंकि 1750 के आसपास में यानी औरंगजेब की मृत्यु हो रही है। कब मृत्यु हो रही है, 1707 में मृत्यु हो रही है। उसके बाद मुस्लिम शासन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अब उसके बाद कौन हावी होते जाएगा, अंग्रेज हावी होते जाएगा, अंग्रेजों का काल आएगा। उस अंग्रेजों का काल को कहा जाएगा आधुनिक काल, समझ रहे ना, क्या कहा जाएगा, आधुनिक काल, समझे ना। आधुनिक काल आ रहे, रुक जाओ, बैठ नीचे, समझ रहे ना, उसको क्या कहा जाएगा, आधुनिक काल कहा जाएगा, है कि नहीं है। तो उस आधुनिक काल में, आधुनिक काल शुरू कब हो जा रहा है, 1750 से, क्योंकि औरंगजेब मर रहा है 1707 में। उसके बाद धीरे धीरे मुगल शासन कमजोर पड़ते जा रहे, अंग्रेज हावी होते जा रहे। तो शुरू में देखे लो तो हिंदू शासन काल, बीच में आए लो तो मुस्लिम शासन काल, और बाद में आए लो तो क्या, अंग्रेजों का शासनकाल। इसी को बांटा हुआ है, किसने बांटा है, जेम्स मिल ने बांटा। कहां का निवासी था, स्कॉटलैंड का निवासी था। 1817 में एक किताब लिखता है, कौन सी किताब,
द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें क्या कहता है? कहता है कि भाई भारत का जो इतिहास है इसमें 3 शासकों ने शासन किया, मतलब 3 वंशों ने एक तरह से, समझ ना। मुस्लिम शासक पहले आए, हिंदू शासक, उसके बाद मुस्लिम शासक, उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा। वही बांटता है कि शुरू से लेकर लगभग 750 तक हिंदू वंशों का शासन रहा, 750 के बाद 1750 ईस्वी तक मुस्लिमों का शासन रहा, और उसके बाद अंग्रेजों का शासन आ गया। है कि नहीं रे? समझ रहे किस बारे में? आगे चलो। उसके बाद वही जेम्स मिल आ गया। जेम्स मिल क्या किया? स्कॉटलैंड का निवासी था। 1817 ईस्वी में एक किताब लिखता है, द ब्रिटिश ऑफ ये क्या बोलते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, आगे आएंगे, लिखा हुआ ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत मैंने क्या होता है? इतिहास, इतिहास में क्या होता है? इतिहास मतलब अतीत, बीती हुई चीज, जो बीती हुई कहानी है। स्रोत मतलब होता है समान, यानी कि हमें इतिहास के बारे में या जितने भी बीत चुका है, बीती हुई घटनाओं के बारे में जिन भी चीजों से जानकारी मिलती है, जो भी चीजों से हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में, उसको बोलेंगे ऐतिहासिक स्रोत। जैसे हमें इतिहास के बारे में क्या चीज से जानकारी मिलेगा? सिक्का से, मुहर से, अभिलेख से, पांडुलिपि से, इसी सब से मिलेगा। या लिखा हुआ कौन मिलेगा? या जो खोजी यात्रा है, जो खोज करेगा लो, अपना लिखेगा लो, है कि नहीं है? तो उसी सबसे मिलेगा हम लोग इतिहास की जानकारी। जो भी चीजें इतिहास की जानकारी हमें जिन चीजों से मिलती है उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक स्रोत बोलते हैं। उसी में एगो लिखा हुआ अभिलेखागार, इसको क्या बोलते हैं? अभिलेखागार मतलब क्या होता है? अभिलेखागार मतलब क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ, कागजों दस्तावेजों को जहाँ सुरक्षित रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? अभिलेखागार। अभी का अभिलेखागार किसे कह सकते हैं? कोर्ट को, कचहरी को, है कि नहीं रे? ऑफिस को, वही ना कागज रखा गया है कि दूसरा जगह घरे रखा है? तुम्हारा घरे नहीं रखा रे, कहते अपना पेटिया जिसमें रखता है कागज उसको भी अभिलेखागार कहेंगे। वो में तो कागज रखते हैं, नहीं रखते रे। आगे चलो, लिखा हुआ जनगणना। थोड़ी सी जनगणना के बारे में दे दिया, इस किताब में दिया हुआ है। किस पेज में दिया हुआ रे जनगणना के बारे में? पेज नंबर आइएगा तो 9 में आइएगा, 9 नंबर पेज में देखिएगा तो जनगणना के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। इसमें सिर्फ दिया हुआ कि जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन जनगणना की शुरुआत कब से हुआ? 1872 में। उस समय अंग्रेज कौन था भारत में? लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो शुरू करता है 1872 में, जनगणना करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से मुकम्मल जनगणना नहीं हो पाती है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो व्यवस्थित ढंग से फिर जनगणना होता है कब? 1881 में। कौन करता है? दादा भाई नौरोजी। यानी कि 1881 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी बढ़िया से व्यवस्थित ढंग से जनगणना करते हैं। वही जनगणना 1881 के बाद हर एक 10 साल में होने लगा। 81 से 91 में हुआ, 91 से फिर 1 में हुआ, 1 से 11 में, 11 से फिर उसी तरह 21 में, उसी तरह हर एक साल, हर एक 10 साल पर क्या होने लगी? यानी जनगणना कितने समय में होती है? 10 साल में होती है। यानी वर्तमान समय जनगणना कब हुआ होगा? 2021 में होना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से नहीं हुआ। पिछला कब हुआ था? 2011 में हुआ था। 21 वाला बाद में हुआ, समझे ना? 21 में हो जाना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन उसमें लगा हुआ था, बढ़िया से सब मस्ती किया लॉकडाउन पूरा फुल, इसी वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, अब आइए आगे। लिखा हुआ एक प्रेमचंद्र की। प्रेमचंद्र के 3 किताब काफी ज्यादा फेमस है। इसमें से एक जो है वो तो समझ जाओ कि हमेशा एकदम एग्जाम का फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट है। क्या नाम है इसका? गोदाम। ठीक है, गबन, गोदाम और कफन, ये 3 किताब जो है काफी ज्यादा क्या है? फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। क्या है? गबन, गोदान एवं कफन, समझे ना? ये किसका किताब है? किसकी रचना है? किसने रचना किया था इसका? मुंशी प्रेमचंद्र रचना किए थे। ये मुंशी प्रेमचंद्र गोदाम का एकदम समझ जाओ कि फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा दे देता है, या मिलान करने में दे देगा कि मुंशी प्रेमचंद्र किससे मिलान होगा? गोदाम से। गबन, गोदाम और कफन, ये तीनों रट लेना। सब तीनों कौन लिखा था? मुंशी प्रेमचंद्र की ये किताब, उनकी रचना है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कैमरे के बारे में थोड़ा सा दे दिया है। एगो बुढ़ऊ का कैमरा का फोटो खींचा हुआ, किसका खींचा हुआ है? बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इनका फोटो किया है, हॉस्पिटल में लग रहा है कि बुढ़ा गए हैं, हॉस्पिटल में। ठीक है, सर ना, जहां भी हो। कैमरे की आविष्कार जब होती है, कब होती है? लगभग आज से 200 साल पहले देखेंगे। 200 साल पहले लगभग आएंगे 1850 में। ठीक है, लगभग 1850 ईस्वी के आसपास में एक कैमरे से फोटो खींचा जाता है। किसका फोटो खींचा गया था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। उसके बाद नहीं हुआ लो। क्यों नहीं हुआ लो बसा? क्योंकि उस बेटवा का तो मार दिया, 2 बेटा था उसका, अंग्रेज मार दिया और इसको रंगून जेल में डाल दिया, और डाल के वहीं पर मर गया। ये रंगून जेल में कर कब्र है। सबका कब्र अलग अलग है ना, इसका रंगून जेल में कब्र है। किसका? बहादुर शाह जफर का, वहीं पे उसका कब्र है ना। मकबरा वजन बन गया बेचारा है।
जाएगा लोग वहीं पे भेंट करने के लिए, समझे ना। तो कैमरे का फोटो कैमरे से फोटो खिंचाया था पहला मुगल बादशाह का या अंतिम मुगल बादशाह, पहला का लास्ट मुगल बादशाह किसका, बहादुर शाह जफर का, ठीक है। अब आएंगे आगे, नीचे चलेंगे तो क्या लिखा हुआ है, नेहरू जी के बारे में है, आर्टिकल छपा हुआ है कि नेहरू जी, अखबार छपा हुआ देख सकते हैं, समझ रहे ना, पेज नंबर 11 में, समझे ना। तो ये पूरा आर्टिकल छपा हुआ कि नेहरू जी उस समय कहाँ कहाँ घूम रहे थे, किधर किधर जा रहे थे। तो नेहरू जी सबसे पहले हम लोग बिहार का तरफ आते हैं तो पहुँचते हैं कहाँ पर, छपरा में पहुँचते हैं। छपरा में पहुँचते हैं तो वहाँ पर किस तरीके पहुँचते हैं, 31 मार्च को छपरा में पहुँचते हैं। छपरा में उनको 400 लोगों ने क्या किया, स्टेशन पर स्वागत किया। और जब हम लोग बेतिया में पहुँचे तब 20,000, बेतिया में लोग खाली बैठे रहता है ज़्यादा, ठीक है, 20,000 लोग जाता है स्टेशन पर तो उनको उठा लेते, मतलब स्वागत करता है, समझ रहे ना। 20,000 लोग गया वहाँ पर, कहाँ पे, बेतिया में उनको, जब बेतिया पहुँचे, बेतिया कब पहुँच रहे हैं, 31 मार्च को ही आधा रात में पहुंचे, लुका के रात में आए तो 20,000, दिन में आ रहे थे तब रे 50,000 लोग पहुंच जाता है। सब लोग काम धाम को छोड़ के, आज भी मान के चलो बेतिया में कोनो आ जाए नेता, सब पूरे लोग काम धाम छोड़ के चले जाता है। नेता सब हेलीकॉप्टर से क्या घूमता है, लोग बताओ। आधा लोग तो हेलीकॉप्टर में देखने आता है रे भाई, नेता को थोड़ी देखने आता है, आधा लोग हेलीकॉप्टर देखने आता है। अब मार हेलीकॉप्टर घूमेगा तो पूरा धुआं उड़ रहा है, फिर भी जबरदस्ती वजह खड़ा रहेगा, पूरा एकदम धुआं, बाद में हेलीकॉप्टर ज्यादा भूत के दिखेंगे थे, पूरा धुआं एकदम भर गया, लेकिन जबरदस्ती वहीं पर रहेगा। ज्यादातर नेता गाड़ी से नहीं घूमता है, हेलीकॉप्टर से आता था जानबूझ के, क्योंकि लोगवा नेतवा कम देखने, हेलीकॉप्टर ज्यादा देखने आता है। छोटा छोटा रहेगा, सब दिख पंखा घूम रहा है, ले है कि नहीं है, हाई पंखा थोड़ी रहेगा कि ऐसे पंखा की तरह, और घूमता है तो भयानक उड़ता है एकदम, पूरा धूल, और धूल की तरह भर गया, फिर भी चियार के दिखते रहेगी, कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम धूप मारा भयानक। यही रमनौ में आया था तो पूरा साइकिल गिर गया था, बहुत पहले साइकिल लगा के आगे खड़ा था, लो पहले आ गया, पता नहीं कब आया था, समझ ना, लेकिन गया था साइकिल लगा दिया, जब जाने के बेरा हुआ तो मार एकदम तेजी में चला रहा था, लेकिन समझ हवा मारेगा, जब धूल उड़ा ना साइकिलों को उधिया गया पूरा, बहुत तेज आता है, बहुत ज्यादा तेज है कि नहीं रे, देखता है उतरता, लेते सर नीचे करके उतरता है, सब रहता है हालांकि बहुत ऊपर, फिर भी डर रहता है दिल में। पंखवा तो बहुत ऊपर ना रहता होगा रे, आदमी कितना उतरेगा हेलीकॉप्टरों में से, थोड़ी लड़ जाएगा, उसमें लड़ेगा तो वो खत्म हो गया, गर्दन गायब हो जाएगा, है कि नहीं, खोपड़ी उड़ जाएगा, आधा लड़ेगा तो आधा खोपड़ी उड़ जाएगा, आधा अंदर का पूरा दिखने लगेगा, है कि नहीं है, लड़ता नहीं है, बहुत ऊंचा रहता है, फिर भी लोगों उतरता है तो झुके उतरता है, डर रहता है, खौफ, इतना खतरनाक वो आवाज करता है ना कि डर रहता है, समझ आए कि नहीं। तो नेहरू जी पहुंचते हैं कहाँ में, पहले पहुंचे छपरा में 31 मार्च को, वहां पर पहुंचते 400 लोगों ने उनका स्वागत कर दिया। फिर उसके बाद पहुंचते हैं कहाँ पे, बेतिया में, उसी 31 मार्च को रात में पहुंचे, जब 20,000 लोग रतिया में उनका स्वागत कर दिया, दिन में आता तो 50,000 लोग पहुंच जाता, ठीक है, सर ना। बेतिया में लोग ऐसे भी स्वागत करने में आगे हैं, चाहे क्वेश्चन को आदमी समझ आए किस वजह। उसके बाद फिर पहुंचते हैं कहाँ में, सारण यानी सारण पहुंचते हैं, ठीक है, वहां कब पहुंचते हैं, 3 अप्रैल, फिर वापस सारण छपरा एक ही जगह है, सर ना, वहां पहुंचते हैं कब, 3 अप्रैल को, फिर वापस पहुंच जाते हैं 3 अप्रैल को, हो गया खत्म। आओ क्वेश्चन आंसर पे आओ, और भी है रे, और भी है, चलो पेज नंबर 17 में बाकी सारा चीज आर्टिकल वगैरह छपा हुआ है, गांधी जी का लिखते हैं, कौन कौन का लिखता है, बेकार का चीज दिया हुआ है। आगे आइए, 17 नंबर पेज में लिखा हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत और कौन कौन जगह है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। अब ये भारतीय उपमहाद्वीप मतलब क्या होता है, देखो महादेश मतलब होता है उस पूरे मतलब द्वीप के अंदर कौन कौन सा देश है, उसी तरह भारत के अंदर भी बहुत सारे देश है। कैसे उसको भारतीय उपमहाद्वीप बांट दिया गया, असल देखो भारत का मानचित्र अगर ध्यान से देखोगे, समझ आए आप, तो तब समझ आएगा कि कहाँ इसको ऐसे बांटा गया। ध्यान से देखो, ये पहले जो था पाकिस्तान पगला हम लोग में था, बाद में अलग हो गया, खिसिया के भाग गया, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान के बाद ये कौन सा देश है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान है। यहाँ एक पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, हिंदुकुश पर्वत, कौन सा पहाड़ है रे, हिंदुकुश पर्वत। यहाँ एक पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है रे, हिमालय पर्वत। ये मान के चलो हिंदुकुश है, हिंदुकुश है, ठीक है ना, हिंदुकुश। यहाँ कौन सा है, हिमालय है, हिमालय। यहाँ भी एक पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, ये पहले देश बताओ कौन सा देश है, ये देश कौन सा, वर्मा या म्यांमार, कौन सा देश है रे, म्यांमार है कि नहीं रे। यहाँ एक पहाड़ है, क्या नाम है पहाड़ का, आराकाम योमा, आराकाम योमा, सर। और नीचे कौन सा जगह है रे, नीचे है नदी। यहाँ कौन सागर है, अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी, इधर हिंद महासागर, है कि नहीं है। ध्यान से देखो, भारत जो है और भारत का संग संग जो देश है वो देखो कैसे घिरा हुआ है, इधर से पहाड़ से हिंदुकुश पर्वत से, इधर से हिमालय पर्वत और इधर से अराकाम योमा। एक भीतर में जो देश है उसी को बोला गया भारतीय उपमहाद्वीप,
स्वर ना। तो इसके भीतर कौन कौन देश रह गया? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान तो निकल गया रे गधा, पहाड़ से नहीं चल गया रे, पहाड़ इस पूरे बोल रहे हैं, इस पहाड़ और ये पहाड़ और ये पहाड़ और ये समुद्र के बीच में जो फंस गया उस देश को बोल रहा है, बुझाया? पाकिस्तान, भारत, यहाँ पर ये नेपाल, उसके बाद यहाँ पे भूटान, स्वर्ण, यहाँ है बांग्लादेश, यहाँ है एक मालदीव, स्वर्ण, मालदीव यहाँ नीचे में सटा हुआ, स्वर्ण। तो ये जो एरिया है, ये एरिया में घेरा हुआ जो देश है, इसको क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। श्रीलंका नहीं आता है, काहे? मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका अलग हो गया है भारत से, नहीं है सटा हुआ, बुझाया? इसीलिए वो नहीं आता है। तो कै गो है? 6 गो है। पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, छठा मालदीव, समझ ना? 6 गो देश आता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। ये काहे भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से ये अलग हो गया है। यहाँ से हिंदुकुश पर्वत के कारण अफगानिस्तान अलग, हिमालय पर्वत के कारण उधर चाइना अलग, और अराकाम योमा पर्वत के कारण म्यांमार अलग, और नीचे समुद्र के कारण बाकी सारे देश अलग। बुझा गया ना? इसीलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद लिखा हुआ है नीचे में कि कब कब कौन कौन हम लोग से खपा होके भाग गया, मतलब बिहार से कौन कौन अलग हो जाता है। पहली बार बिहार से भागता है कौन? बंगाल, यानी बिहार नहीं भागता है, असल दर पूरे बंगाल ही था, बिहार निकल जाता है बंगाल से। ये सब अंग्रेजों सब निकाल देता है लोग। पहली बार बंगाल और बिहार का बंटवारा होके अलग अलग राज्य बन गया। कई तारीख को? 22 मार्च 1912 को। यही कारण है कि 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 2010 से शुरू हुआ था, नीतीश कुमार शुरू किए थे, समझे? उससे पहले नहीं मनाया जाता, समझे या? तो 22 मार्च को बिहार दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उसी दिन बिहार और बंगाल अलग हो गया था, ठीक है? अब बिहार अलग हो गया, फिर बाद में 1936 में बिहार से फिर खिसिया के उसके एक और भाई अलग हो जाता है, कौन? उड़ीसा। कैया? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, अलग बन के एक अलग राज्य बन गया। फिर बाद में कुछ सालों के बाद फिर एक और खिसिया जाता है, कौन? झारखंड। वो खिसिया के बिहार से कब अलग हो गया? 15 नवंबर 2000 का। 15 नवंबर का ही क्या अलग हुआ? बहुत अच्छे। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर को हुआ था। इसी वजह से 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ, समझे हम? 15 नवंबर क्या हो जाता है? झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। समझ आए कि नहीं समझ आए गिरे? इस तरह वर्तमान जो बिहार है, एक से बंगाल भी निकला है, उड़ीसा भी निकला है, और झारखंड भी निकला है। वर्तमान बिहार इतनी का जो बचा हुआ है, फिर बाद में कौन बकलो लाएगा, सब एक और बंटवारा कर देगा, सब है कि नहीं है? अब ये बहुत सारा हल्ला होता है मिथिलांचल अलग करने के लिए। मिथिला ये दरभंगा वगैरह एरिया ना, और उधर उत्तर माने दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार में अब ये हल्ला होता है। आगे चलो, क्वेश्चन आंसर में आइए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक क्या कमाना रे? मुनाफा कमाना, पैसा कमाना ज्यादा से ज्यादा। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे क्या कहा गया? पुनर्जागरण कहा गया, पूंजीवाद कहा गया, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि भी 15वीं शताब्दी से शुरू हो रहा है। पूंजीवाद भी या पुनर्जागरण भी कहां से हो रहा है? यूरोप से। देश कौन? इटली। आगे आइए। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति करते हैं, मतलब मशीनीकरण ढेर से बहुत ज्यादा से ज्यादा लगने लगा तो उसको औद्योगिक क्रांति करेंगे। कोई भी चीज ज्यादा होने लगेगा तो उसको क्रांति कहा जाएगा। चाहे किसी भी चीज, मशीन लग रहा है तो औद्योगिक क्रांति, कुछ और लगता, मान के चलो ढेर से ढेर बकलोल होने लगा तो बकलोलों का क्रांति हो जाएगा, ढेर से ढेर बकलोल बनने लगा, है कि नहीं रे? आगे चलो। डैश में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखते हैं, पेटी में। अभिलेखागार में, अभिलेखागार माने पेटी, कजी होता रे? डिब्बा है, जिसमें सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि अभी के कलेक्टर ऑफिस हो गया, या क्या बोलते हैं ब्लॉक हो गया, कचहरी हो गया, आदि जगहों पर जहां सरकारी दस्तावेज सुरक्षित है उसको अभिलेखागार कहेंगे। समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं परिवर्तित होती है। भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा मतलब जैसे पहले शुरू में बोले बिहार इतना बड़ा था, मैंने इतना बड़ा नहीं मतलब होगा जितना बड़ा मैप के हिसाब से, बाद में बंगाल होके इतना बड़ा बच गया, उड़ीसा निकला तो इतना हो गया, झारखंड निकल गया तो इतना बच गया। मतलब उसका मैप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? उसकी भौगोलिक सीमा बदल रही है कि नहीं बदल रही है? पहले उसका क्षेत्रफल ज्यादा था, कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए। इसी को बोलते हैं भौगोलिक परिवर्तन, है ना? भौगोलिक सीमा का परिवर्तन हो रहा है। तो समय के साथ साथ किसी भी जगह का भौगोलिक परिवर्तन होते गया। हो गया कि नहीं हो गया रे? आइए सही गलत में आइए। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ होता है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। सही। अंग्रेजी इतिहासकार जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना उचित था, मतलब उस धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए था, लेकिन बांटा था। बांटा था कि नहीं बांटा था? आगे चलिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की थी,
अरे भाई गणतंत्र लागू करने के लिए ही तो लड़ाई लड़ रहे थे। गणतंत्र मतलब स्वतंत्रता लागू करने के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने के लिए ही तो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था। तो क्या नहीं करेगा? स्वतंत्रता संग्राम जब अमेरिका आजाद हुआ तो सबसे पहले तो गणतंत्र लागू किया, संविधान बना हुआ 1789 ईस्वी में, संविधान 87 में बन गया था, 89 में लागू हो गया था। समझे ना? समझे कि नहीं? 76 में, 1776 में वो आजाद हो गया था देश अमेरिका। आगे चलो, नीचे कह दिया ऐतिहासिक स्रोत से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिल सकती है? आम आदमी के बारे में जानकारी क्यों मिलेगा रे? आम आदमी तो लाखों करोड़ों लोग मर रहा है, क्यों नौकर केकरा जानता है? किसी कोई जानता है? नहीं जानता। कोई खास आदमी ओकरे बारे में आदमी पढ़ता है, जानता है। नहीं तो पढ़ते लोग किताब में जितने भी इतिहासकार के बारे में, लोगों के बारे में, उतना ही लोग होगा लो इतिहास में, करोड़ों अरबों लोग होगा लो, लेकिन किसी के बारे में जानकारी है? आम आदमी कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है कि नहीं? इसीलिए खास बनो और रोड पर जाकर डांस करो, तब वो आदमी फेमस हो जाएगा, खास हो जाएगा आदमी, तब ने तुमको इतिहास भी याद करेगा सब। आज़ादी से पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद वही रह गई, नहीं परिवर्तन हुआ। क्योंकि भारत में पहले क्या था? ये पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, उस अफगानिस्तान में भी था। अफगानिस्तान को कौन लिया था? एक बार बताए थे, कौन लिया तेरी? प्राचीन इतिहास में बता रहे थे तो। दहेज मिला था किसको? कौन बिहारी को मिला तरी? चंद्रगुप्त मौर्य को रे गधा। कौन दिया था? सेल्यूकस निकेटर दिया था। सेल्यूकस निकेटर अपने बेटी से ब्याह कराया था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो कराया था कि नहीं कराया था रे? क्या नाम था बेटिया का? कार्नेलिया री। और बेटिया का ब्याह कराया था सेल्यूकस निकेटर से, और दहेज में अफगानिस्तान दे दिया तो करा। तो दहेज अफगानिस्तान हम लोग क्या है? बिहारियों का दहेज का है, ससुरारी है, बाबूजी का ससुरारी है। ममोहर तोर चल जो तुम्हारा मामा ही है, ममोहर है। बाप का ससुरारी तो काची लगेगा रे? मम्मा ही ना होगा रे, है कि नहीं रे? मामा घर है, नाना घर है, चल जियो अफगानिस्तान में जाना तो वहाँ का ना मामा जी, सब किसी को अफगानिस्तान में कह रहे मामू लगेंगे मेरे, है कि नहीं है? ऐसे ही भारतीय लोगों को मानता है सब, अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा मानता है सब। पाकिस्तानी जाएगा ना तो कौन वैल्यू नहीं देगा सब। अफगानिस्तान में अगर भारत लोग जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मानता है लोग, लेकिन पाकिस्तानी कौन जाएगा तो कौन वैल्यू नहीं, नो वैल्यू, साफा रे एकदम भगा देता है लोग। लेकिन भारतीय लोग को बहुत ज़्यादा मानता है लोग। आगे चलो, क्वेश्चन सर का दिया रही, आइए विचार करें। विचार घरे कर लेगा लो बैठ के कि बताना पड़ेगा रही। मध्यकाल और आधुनिक काल के स्रोत लिखना है कि मध्यकाल में कौन कौन समान थे और आधुनिक काल में कौन कौन समान थे। ठीक है, जेम्स मिल के बारे में लिखना है कि कैसे बांटा था। तीसरा है सरकारी दस्तावेजों को हम कहाँ सुरक्षित रखते हैं, अभी बताए हैं। यूरोप में परिवर्तन को किस प्रकार आधुनिक काल का निर्माण किया। तो जैसे जैसे परिवर्तन आते गए, जाहिर सी बात है कि दुनिया तेजी से आगे बढ़ने लगी, तो वो आधुनिक काल शुरू होबे करेगा, है कि नहीं? उद्योग धंधा शुरू होगा, मशीन बैठेगा, नए सामान बैठेगी, पुनर्जागरण होगा, तो जाहिर सी बात है आधुनिक काल की तरफ आगे बढ़ी जाएगा, है कि नहीं? जैसे कैसे मान के चलो कि बढ़ता है तेजी से, तो गाँव से शहर हो जाता है कि नहीं? गांव धीरे धीरे डेवलप होकर शहर बन जाता है कि नहीं है? तो पहला चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट। और इसको तुम लोग याद भी कर चुका होगा लो, है कि नहीं रे? पूछ ले क्वेश्चन, अब पीट ले मन भर, बांस से, चैली से ना जाए द कैमरा घुमा के तुम लोग की तरफ करके ओकरा बाद पीटेंगे बढ़िया से, कितनी रिकॉर्ड होना चाहिए, बांस से मारेंगे तो पक्का, है कि नहीं? कंफर्म पूछे ना, मुँह हाथ धोए। अरे चोटा पहले सुना के ओकरा बाद जाओ, नहीं तो बांस से पिटाएगा, ओकरा बाद चैली उठाएंगे। देख रहे हैं कितना चैली रखा हुआ है, उसी से सामने लिया के बोर्ड पर यहाँ बुला बुला के पूछेंगे। नहीं कह रे, यहाँ तू आके बोलेगी, तुम यहाँ पे आएगी, बोर्ड पे क्वेश्चन दे रहे, यही बताना पड़ेगा। चलो, किसको बुलाया पहले रे? कौन नहीं आएगा सब। चल तू बता, एक लाइन से क्या पूछे रे? लाइन तो जरूरी है कि लाइन से पूछे? तू बता रहे, सबसे पीछे तू बताओ। कितना बकलोल है सब, सुन पीट देंगे कस के, बस नहीं याद है रे। चल बताओ, क्या बोलते? जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ? जल्दी बताओ। 1700 में हुआ रही, देख रही है ना ये मोटका बांस, कब हुआ था? 1872 में। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था, ठीक है। उसके बाद व्यवस्थित ढंग से किसने किया रही? दादा। और बोल जल्दी, तो दादा खाली दादी याद है तुमको? दादी याद कर लो, में दादा दादी है, बोल। दादा भाई नौरोजी कब? 1881 से। उसके बाद हर एक कितने सालों पर होने लगा जनगणना रे? 10 सालों में होने लगा। चल कोई बात नहीं, सबको याद है कि नहीं याद है रही? एक आध दुगला सॉरी पूछ ले ना, तो ए में खा जाएगा सब 1 घंटा पूछ नहीं में। तू बता रे, उड़ीसा कब अलग हुआ?
1 अप्रैल 1936। हमको लगा भुला गया। चल ठीक है। कौन बता देगा भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं? पहले मिटा देंगे तब। है हम पक्का बता देगा सब। चल बताओ कौन बताएगा? तू बता रही। ठीक है। हाँ मालदीव। चल बैठो। ठीक है ठीक है चलो ठीक है चलो। अब दूसरा चैप्टर बता देते हैं। ठीक है पहला चैप्टर कंप्लीट। अब किसी को दिक्कत? कोनो दिक्कत कुछ ना? ठीक है तब बढ़िया है। हैं तू कहाँ जाएगा रे? तेरा बीमारी धली है क्या? बटले बटले बीमारी तू तो सुने में नहीं किया है। कल से तुमको बोल रहे हैं। अरे इसको नहीं बोला रहा है, इसको घरे नहीं पड़ता है। वो कॉल लगा देंगे फिर तो अस्थिर हो जाएगा। याद किया कि नहीं रे पहले चैप्टर? है बिना सुने ले जाने देगा का बैठा के पीटेगा मन भर। आधा गधा है कर तू। तुमको 3 दिन 4 दिन से बोल रहे हैं। इतना बढ़िया समझा रहा है तब तोरा नहीं समझ रहा है। नहीं सुनाएगा तो जनाब नहीं देंगे। दोबारा इसको पढ़ा रहा है। चल इसको पहले याद करे कंप्लीट सुना उसके बाद ही जाने देंगे।